कि जहां पर पहले हमें एक बैंड स्पेक्ट्रम दिख रहा था, कुछ कुछ लाइंस मिसिंग थी, बाद में सिर्फ वही लाइन दिखी थी कि जिन लाइंस में फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पोजीशन जहां पहुंचना है वो वन है, उन्हें मैं बोलूंगा लाइमन। तो सर बाबर क्या होगा? जो बाबर के परिवार का सबसे अमीर इंसान है वो लाइमन के परिवार के सबसे गरीब इंसान से भी गरीब है। क्या सोच पा रहे हैं? जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग जेई सेंचुरी के इस वीडियो में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझेंगे। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझना मतलब मॉडर्न फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करना। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि भैया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आखिर है क्या। तो इस वीडियो में हम लोग बेटा तीन चीजों की बातें करने वाले हैं। एक बात करेंगे हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, हम लोग बात करेंगे कि भाई साहब स्पेक्ट्रल लाइंस कैसी कैसी होती है, क्या क्या होती है और क्या सिग्निफाई करती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रिकॉइल के बारे में कि जब फोटॉन्स रिलीज होते हैं तो वो जो रिकॉइल स्पीड होती है, जो एटम का बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन होता है, वो किस तरह से होता है। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक कोलिजन के बारे में। तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है और तीनों को ही पढ़ने में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लगभग लगभग सेम है। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले भाई साहब तीनों को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एटॉमिक एनर्जी लेवल। क्या आखिर ये एटॉमिक एनर्जी लेवल क्या होते हैं? अब जरा सोचो कि जो एटम्स होते हैं, हमें पता है कि उसमें अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, उन्हें हम लोग n = 1 2 3 4 ऐसा नाम देते हैं। और उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है भाई साहब -13.6 Z² अपॉन n², वेर n इज जो ऑर्बिटल नंबर होगा उस ऑर्बिट का, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। मजे की बात यह है कि यहां पर जब हम लोग इस पूरे ऑब्जर्वेशन की इस एनर्जी को डिराइव करते हैं, दिस इज टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, जहां पर पोटेंशियल का रेफरेंस हम लोग इनफाइनाइट पर मानकर चलते हैं। तो जब ये एनर्जी को हम लोग डिराइव करते हैं, इस एनर्जी में हम लोगों को ये एजम्पशन लेना पड़ता है कि भाई साहब जो स्पीशीज है, जिस जिस एटम की हम लोग बातें कर रहे हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है। यानी कि अगर हाइड्रोजन है नो प्रॉब्लम चलेगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं हीलियम लूंगा तो हीलियम का नॉर्मल एटम ना लेके मैं हीलियम का आयन लूंगा, हीलियम प्लस। क्यों? क्योंकि जैसे हीलियम प्लस लूंगा मैं तो प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है। लिथियम लिया तो क्या होगा? लिथियम लूंगा मैं 2+। सिमिलरली यहां पर जो भी मैं एटम्स लूंगा, इसमें मैं बातें करूंगा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स की मैं बातें करूंगा या आयंस की बातें करूंगा, एटम्स या आयंस। दैट मींस मैं बातें कर सकता हूं हाइड्रोजन, मैं बातें कर सकता हूं हीलियम प्लस, मैं बातें कर सकता हूं लिथियम प्लस प्लस, इस तरह की मैं बातें करूंगा। और ये जो एनर्जी डिराइव करते हैं हम लोग वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करते हैं। ऑल्दो हम लोग एक्स-रे में जब डेरिवेशन करते हैं तो वहां मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए भी एक ऐसे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जो अपोजिंग इफेक्ट होता है बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन यहां पर वो बातें हम लोग नहीं करेंगे। फिर क्या किया जाए? फिर मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन रखूंगा वैसे वैसे मुझे एनर्जी लेवल्स अलग अलग दिखेंगे। तो मैं इन सारे एनर्जी लेवल्स को दिखाने के लिए एक ऐसा बोल के ग्राफ सा बनाता हूं जिसमें मैं अलग अलग एनर्जी लेवल की वैल्यूज लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसा एनर्जी लेवल बनाना चाहता हूं, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी बोल देता हूं इसे मैं। और उस केस में मैं बोलता हूं कि भाई ऊपर जाते जाते मैं जीरो के करीब जा रहा हूं। जीरो के करीब कैसे जा रहा हूं? आइए जरा देखते हैं कि अगर मैं फॉर हाइड्रोजन बातें करूं, स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोजन बातें करूं अगर मैं, तो हाइड्रोजन में जो सबसे कम एनर्जी दिखती है मुझे, वो दिखती है कहां पर? वो दिखती है मुझे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। ध्यान देना, ये जो एनर्जी लिखी हमने दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो मुझे -13.6 सबसे कम एनर्जी लेवल यहां पर दिखता है। कब दिखता है ये मुझे तब दिखता है जब n की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। दिस इज एट n = 1। फिर जब मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं एट n = 2, मुझे नेक्स्ट एनर्जी लेवल दिखता है। कैसे निकालू भाई? ये यहाँ पे 13.6, z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1, फॉर हाइड्रोजन z की वैल्यू 1। और मैं बोल सकता हूं कि ये जो n है यहाँ पर मैं n की वैल्यू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो बेटा 13.6/4 कितना आ जाएगा? इट इज समथिंग लाइक -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है ये, है ना। सिमिलरली और ऊपर जाओगे आप और डिफरेंस दिखेगा आपको। लेकिन मजे की बात है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे जो डिफरेंस है वो एनर्जी लेवल्स का कम होता जाएगा। अगर आप n = 4 पे जाओगे डिफरेंस और कम हो जाएगा, n = 5 पर जाओगे डिफरेंस और कम हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे ज्यादा डिफरेंस 1 और 2 के बीच में, सबसे कम डिफरेंस जो सबसे लास्ट होगा वहां पर। क्या मुझे समझ में आ रहा है? अब सर और क्या देखने की जरूरत है मुझे? और ये देखने की जरूरत है कि जब भी मैं एनर्जी डिफरेंसेस की बातें करूंगा तो उस डिफरेंस को निकालने के लिए मैं यहां और यहां की एनर्जी का गैप निकालता हूं। यानी कि जब भी मुझे डेल्टा ई निकालना होता है, डेल्टा ई के लिए मैं बोलता हूं कि भैया मैं तो किसी भी एक एनर्जी में से
कोई भी दूसरी एनर्जी को माइनस कर दूंगा, किसी भी एक 1 में से 2 को माइनस कर दूंगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहली एनर्जी आ गई -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, और दूसरी एनर्जी आ गई मेरे पास -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। सर ये क्या किया आपने? हमने दो एनर्जीज के डिफरेंस को लिया है, यानी कि हमने ये निकालना चाहे कि दो ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी का गैप कितना है। तो जो एनर्जी का गैप आया मेरे पास में वो कितना है जरा देखो, वाया -13.6 जेड स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आती है मेरे पास एनर्जी का गैप। क्या ये सोच पा रहे हैं? हाँ जी, यस। अब जरा आगे बढ़ते थोड़ा सा, चलो भैया। तो अगर मैं स्पेक्ट्रल लाइंस की बातें करूं, अब जरा समझते कि आखिर ये स्पेक्ट्रल लाइंस होती क्या है। बिल्कुल बेसिक से समझते, मजे आएंगे। होता क्या है कि जब मैं हाइड्रोजन एटम को, ये लो भैया, ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम पर अगर मैं फोटॉन्स या किसी तरह की एनर्जी दूंगा तो दो चीजें हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो यह हाइड्रोजन एटम काइनेटिक एनर्जी लेके मूव कर सकता है ना, या फिर इस हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी जो स्टेट है n=1, वास्तविकता में क्या होता है कि अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो इसका न्यूक्लियस तो यहां पर होगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा, है ना। तो यहां पर इधर मान लिया इस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है E। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी ली होगी, आइए जरा सोचने क्या हुआ होगा। मान लिया इलेक्ट्रॉन यहां पर है और अगर इस एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन ने लिया होगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी आई होगी तो फिर क्या होगा? तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके अपने से ऊपर के एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। कहां जा सकता है सर? भैया कहीं भी जा सकता है। कहीं भी क्यों बोला आपने? क्योंकि इट डिपेंड्स कि उसने एनर्जी कितनी ऑब्जर्व करी है, उसके बेसिस पर हो जाएगा कि वो चाहे तो यहां से यहां जा सकता है, इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन। कहां से कहां तक? 1 से 2 में जाना, पहली ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाना। या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां वाले ऑर्बिट में चला जाए, यानी कि 1 से 3, हो सकता है 1 से 4 जाए, हो सकता है 1 से 5 जाए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर कहीं भी मूव ऑन कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल पर जाता है तो वो ज्यादा देर तक वहां पर रुक ही नहीं पाता है। क्यों नहीं रुक पाता है? क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है वहां पर जाके। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस आने की कोशिश करता है, बेटा जरा सोचो, एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन गया था ऊपर, लेकिन जब वापस नीचे आएगा तो उसे वो एनर्जी किसी को देनी भी तो पड़ेगी, रिलीज भी तो करनी पड़ेगी। कैसे रिलीज करें? तो मजे की बात यह है कि जब यही इलेक्ट्रॉन वापसी करता है तो वो जो वापसी में हमें दिखता है वो मजेदार चीज होती है। आइए जरा देखते हैं। ये तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, है ना। दिस इज एक्साइटेशन, दिस इज एक्साइटेशन। तो फिर सर हमें क्या देखना है? हमें देखना है कुछ इस तरह से चीजें। जरा देखो, यहां पर हमें एमिशन दिखा। इसमें क्या हुआ? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस आया, इलेक्ट्रॉन ने करी है वापसी। और जब इलेक्ट्रॉन ने वापसी करी होगी तो किस तरह से चीजें दिखी होंगी वो देखते हैं हम लोग। लो भैया, ये न्यूक्लियस सेम वैसा का वैसा मॉडल बनाया जैसे हमने पहले देखा था। तो जैसे इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, अब जरा देखो इलेक्ट्रॉन वापस कहां से कहां आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन 2 में गया होगा तो 2 से 1 आ सकता है, यानी कि ऐसे आएगा, है ना। दिस इज 2 2 1। अगर इलेक्ट्रॉन 3 से आएगा तो 3 से 1 आ सकता है। लेकिन सर क्या इलेक्ट्रॉन 3 से 2 नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। ये लो, तो ये जो मुझे लाइंस दिख रही हैं, ये जो लाइंस मैंने बनाई हैं, इन्हें मैं बोलता हूं स्पेक्ट्रल लाइंस। और इनसे जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, नीचे मतलब ध्यान देना, नीचे मतलब ऐसे पोजीशंस की बातें नहीं कर रहा हूं मैं बातें कर रहा हूं एनर्जी लेवल्स की। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो बेटा उसे कुछ तो रिलीज करना पड़ेगा ना, अपनी एनर्जी को भेजना पड़ेगा ना। और अपनी एनर्जी को जब वो बाहर भेजेगा तो वहां पर पार्टिकल नेचर में तो भेज नहीं सकता वो। ऐसा तो है नहीं कि कोई काइनेटिक एनर्जी निकाल दे। तो फिर किसे निकाला जाए? वहां पर निकलते हैं फोटॉन्स। कौन निकलते हैं भैया? फोटॉन्स। और ये जो फोटॉन्स का एमिशन दिखता है मुझे, ये मुझे दिखता है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग वेवलेंथ्स में, और इसे मैं बोलता हूं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या मैं स्पेक्ट्रल लाइंस का बेसिक एजम्पशन समझ पा रहा हूं? अब मुझे समझना है कि आखिर स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह की और कितनी होती है और कैसे कैसे ऑब्जर्व की गई। तो मैंने बोला कि देखो भैया, दो तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व की गई, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक एमिशन स्पेक्ट्रम। किसने ऑब्जर्व करी? तो ये बामर अंकल ने सबसे स्टार्टिंग में कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व करी थी, जो कि बार बार जितने भी एटॉमिक मॉडल्स हो रहे थे उनके सामने चैलेंजेस दिए जा रहे थे कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस को आप प्रूव करके दिखाओ।
प्रॉब्लम ये है कि आखिर ये दो अलग अलग चीजें हैं क्या, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एमिशन क्या होता है, आइए जरा समझते हैं। तो हुआ क्या कि एक हाइड्रोजन गैस का सैंपल लिया, वेपर लिया, लो भैया ये मैंने ले लिया हाइड्रोजन गैस H2 गैस, है ना, और इसमें इंसिडेंट लाइट दी, कुछ लाइट को इंसिडेंट किया, दिस इज इंसिडेंट लाइट, ठीक। फिर क्या, अब इस इंसिडेंट लाइट के सामने जब वापसी में एक प्रिज्म को रखा गया हमने, है ना, ध्यान देना, हाइड्रोजन ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीजें कर चुका होगा अंदर, हो सकता है उसने कुछ वेवलेंथ्स वहां से गायब कर दी हो, क्यों वो अभी समझेंगे हम लोग। तो जैसे बीच में प्रिज्म रखा, प्रिज्म ने क्या किया कि इसके सामने वाले सरफेस पर यहां पर कोई स्क्रीन वगैरह रखी हुई थी, उस स्क्रीन पर उसने कुछ तो मजेदार चीज करी है। क्या कि भाई ये जो स्क्रीन है, ये इस स्क्रीन पर जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने जो ये लाइट वापस से निकाली होगी यहां पर ऐसे, बीच में इसने एक स्पेक्ट्रम दिखाया, डिफरेंट कलर्स दिखाए, है ना। मैं आपको डिफरेंट कलर्स नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसकी बेसिक फील दे रहा हूं कि आखिर वो कलर्स कैसे आए होंगे। तो जो डिफरेंट कलर्स दिखाए, वो डिफरेंट कलर्स कुछ ऐसे दिखाए कि भैया यहां से यहां तक में कलर्स तो थे, है ना, VIBGY और सारे के सारे कलर्स थे, लेकिन वो जो सारे कलर्स दिखाए थे, वो सारे कलर्स कैसे दिखाए, वो दिखाए कुछ ऐसे कि यहां से यहां तक बिल्कुल कलर फिल्ड है, यहां से यहां तक, है ना, एक बैंड कलर का, लेकिन बीच में खाली जगह है। फिर यहां से यहां तक कुछ एक बैंड कलर का, ऐसा कुछ इस तरह से, बीच में खाली जगह है। मान लिया यहां पर भी खाली जगह है, और ऊपर भी एक बैंड है, और नीचे भी एक कलर का बैंड है। तो ये जो बीच में खाली जगह दिखी उसे, और जो बैंड्स दिखे, इसे उन्होंने बोला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोला भैया, इसका नाम दिया गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि भाई साहब जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो लाइंस मिलेगी, जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, वो आपको दिखेगा बैंड स्पेक्ट्रम। अब ये बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो हमें दिखा वो ऐसे बैंड्स के फॉर्म में दिखा, यानी कि जो आपको इल्यूमिनेटेड एरिया दिखा वैसे बैंड्स के फॉर्म में दिख रहा था। फिर सर और कुछ भी होता है क्या, हाँ होता है, कुछ समय के बाद में जो फिर से लाइट आती है आफ्टर सम टाइम, वो लाइट कुछ अलग आती है। अब वो लाइट कैसे आती है जरा समझना, देखो भैया, तो जो कुछ समय बाद लाइट आती है, थोड़े ही समय बाद में वो लाइट आपको कुछ ऐसी आती हुई दिखी कि जहां जहां पर पहले खाली जगह थी, जिस जिस जगह पर पहले स्टार्टिंग में पहले राउंड में खाली जगह थी, सिर्फ वहीं वहीं पर आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है, उसके अलावा बाकी सारी जगह खाली रखी हुई है। देखो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, और यहाँ पे कहीं पे दिखा। ये मुझे लाइन के फॉर्म में दिख रहा था, इसलिए इसे मैं बोलता हूं लाइन स्पेक्ट्रम। इट इज नॉट अ बैंड स्पेक्ट्रम, इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम, एंड दिस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो मेरे मन में यह आया कि आखिर ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन में बोलना क्या चाह रहे हैं। अब जरा इमेजिन करना, बोलना क्या चाह रहे हैं कि भैया शुरुआत में जैसे इंसिडेंट लाइट हाइड्रोजन गैस पर आई, हाइड्रोजन गैस के एटम्स ने कुछ लाइट की वेवलेंथ्स को, कुछ पार्ट ऑफ लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कुछ ही एनर्जी, कुछ ही स्पेसिफिक वेवलेंथ जिन जिनके पास थी उन लाइट्स को एब्जॉर्ब किया, और बाकी को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो जिन्हें एब्जॉर्ब कर लिया वो यहां से गायब हो गई, है ना, ये एनर्जी लेवल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ये गायब हो गए, और बाकी सारे एनर्जी लेवल्स वहां पर दिख रहे थे। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो एब्जॉर्ब किया था वो वापस से डीएक्साइट हुआ, वापस से नीचे आई एनर्जी उनकी, और जब वो वापस से इलेक्ट्रॉन्स नीचे आए लोअर एनर्जी लेवल में, ग्राउंड स्टेट में फिर से आए, तो उन्होंने कुछ कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज जो पहले एब्जॉर्ब की थी उसे रिलीज किया होगा। और इसलिए जिन जिन एनर्जीज को पहले हम देख नहीं पाए थे, सिर्फ वही एनर्जीज अब दिख पा रही हैं। ये है मेरे पास लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो जरा, यही तो हुआ है। पर पहले हमें एक बैंड स्पेक्ट्रम दिख रहा था, कुछ कुछ लाइंस मिसिंग थी, बाद में सिर्फ वही लाइन दिखी थी, यहां पर नहीं थी तो बाद में दिखी, वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में। जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग था वो हमें एमिशन में दिखा। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग वेवलेंथ या मिसिंग एनर्जी लाइंस होंगी, वही मुझे एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखेंगी। क्या ये बात पक्की कर रहे हैं हम लोग, है ना, हाइड्रोजन गैस का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइए। तो भैया मैंने बोला कि जो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आ रहे थे, जो मुझे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस दिख रही थी मेरे एमिशन स्पेक्ट्रम में, वो कौन सी थी। अब हुआ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन 1 से 2 3 4 5 6 7 कहीं पर भी चला गया होगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन गया होगा तो वो वापस से आ रहा होगा, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा। तो कहां से कहां आ सकता है भाई, 7 से 1 आ सकता है,
है ना, 7 से 2 आ सकता है, 7 से 3, 4, 5 कहीं भी आ सकता है। तो मेरे पास जो डिफरेंट केसेस बने कि अगर फाइनल डेस्टिनेशन 1 है, जहां वास्तविकता में जाना चाहता है, अगर वो 1 है तो कहां कहां से आ सकता है, जरा मुझे बताओ भैया। अगर 1 पर आना है तो ये रास्ते में इतने सारे पड़ाव है, तो इन सारे स्टॉप्स को लेते हुए भी आ सकता है और छोड़ते हुए भी आ सकता है, उसकी इच्छा है। यानी कि सीधे 7 से 1 आ सकता है, 6 से 1 भी आ सकता है, 5 से 1 भी आ सकता है, 4 से 1 भी, 3 से 1 भी और 2 से 1 भी। लेकिन यानी कि 1 पर आने के लिए उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन इज 1। और जिन लाइंस की, जिन एनर्जीज में, जिन इलेक्ट्रॉन्स में फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पोजीशन 1 होती है, उन्हें बोलते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। क्या मुझे समझ में आ रहा है भैया? मैं कैसे बोलूंगा, साथ साथ बोलो जरा, कि जिन लाइंस में फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पोजीशन जहां पहुंचना है वो 1 है, उन्हें मैं बोलूंगा लाइमन। तो सर बाबर क्या होगा? बामर यानी कि जहां पर फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पहुंचने की जगह 2 होगी, पार्शियन जहां 3 होगी, ब्रैकेट जहां 4 होगी, फंड जहां पर 5 होगी। तो ये सारी की सारी एनर्जी लेवल्स में डिफाइन कर पाता हूं। मेरे जो n = 1 की एनर्जी होती है वो होती है -13.6, 2 की -3.4, फिर -1.5, और इस तरह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मुझे मिलती जाएंगी। क्या मैं सोच पा रहा हूं? फिर सर और क्या सोचने की जरूरत है हमें यहाँ पर? और ये सोचने की जरूरत है हमें यहाँ पर कि जो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल होता है 1 और 2 के बीच में, जो डेल्टा ई होता है, वो बेटा इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद हमें आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर हर एटम में होता है क्या? नहीं, इट इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर सर ये कितना होता है? ये हम लोग निकाल सकते हैं, आप डिफरेंस करके निकालेंगे, ये आएगा लगभग 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो ऐसे में अलग अलग डिफरेंसेस निकाल सकता हूं और मेरा काम होता रहेगा। सर और क्या जानने योग्य बात है यहाँ पे? बेटा और जानने योग्य बात यह है यहाँ पे कि जब हाइड्रोजन के लिए ऑब्जर्व किया गया तो ये जो बामर सीरीज थी ना, दिस बामर सीरीज वाज ऑब्जर्व इन विजिबल रीजन। कहां दिखी है मुझे? ये मुझे दिखी विजिबल रेंज में, है ना? यस। फिर सर और क्या देखा जाए? अब देखो याद करने का तरीका, मुझे पता है कि VIBGYOR ऐसे विबग्योर होता है, विजिबल रीजन होता है। आर के बाद जो होते हैं वो इंफ्रारेड होते हैं, लेकिन उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी लेवल कम होगा। तो ये जितने मुझे दिखेंगे, पार्शियन, ब्रैकेट, फंड, ये सारे के सारे इंफ्रारेड होंगे, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल कम होता है, इनका एनर्जी डिफरेंस कम होता है। जबकि ये जो होता है ये विजिबल से ज्यादा एनर्जी का होगा। तो विबग्योर में आर के बाद तो वेवलेंथ ज्यादा यानी कि एनर्जी कम, और विबग्योर में वी के पहले जो होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी यानी कि एनर्जी ज्यादा। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? अरे फोटोन की एनर्जी hc/λ, अगर लैम्डा कम तो एनर्जी ज्यादा, और जो ज्यादा एनर्जी होगा वॉयलेट के भी इधर होगा, उसे मैं बोलता हूं अल्ट्रावायलेट। तो ये मुझे दिखाया गया इन अल्ट्रावायलेट रीजन। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें कौन से विजिबल होते हैं? तो बेटा विजिबल होते हैं वो जिनकी फाइनल डेस्टिनेशन 2 होती है, यानी कि जो बामर सीरीज की होती है। और इसलिए तो बामर अंकल का नाम फेमस है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार इन स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी थी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जब मैंने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की वेवलेंथ निकाली, एमिशन रेंज निकाली, एनर्जी निकाली, तो मुझे समझ में आया कि फॉर हाइड्रोजन दिस इज डेटा फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना? वैसे तो हम लोग नॉर्मली हाइड्रोजन की ही बात करते हैं स्पेक्ट्रम में, लेकिन अलग अलग लाइंस की भी निकाल सकते हैं, अलग अलग एटम्स की भी निकाल सकते हैं। तो लाइमन के लिए देखा, लाइमन के लिए फर्स्ट लाइन कहां से कहां तक है? 2 से 1। फर्स्ट लाइन मतलब सबसे छोटा एनर्जी लेवल, सबसे छोटा एनर्जी डिफरेंस 2 से 1, कितना? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा होगा, है ना वो। और सीरीज लिमिट यानी कि जो सबसे दूर से सबसे 1 पे आ रहा हो, यानी कि इनफाइनाइट से 1 पर आ रहा हो, इन्फिनिटी से जो आ रहा होगा उसको मैं बोलूंगा सीरीज लिमिट। तो जरा देखो, फर्स्ट लाइन 2 से 1 सीरीज लिमिट, इनफाइनाइट से 1, इसका वेवलेंथ 121.4, इसका 91, यानी कि रेंज जो आ रही है वो ये आ रही है अल्ट्रावायलेट। फिर वैसे ही मैंने जब बामर सीरीज की देखी, फर्स्ट लाइन यानी कि याद रखो फाइनल डेस्टिनेशन 2 पर है, तो जस्ट ऊपर से आएगा यानी कि 3 से 2 आएगा, तो फर्स्ट लाइन 3 से 2 और सीरीज लिमिट इनफाइनाइट से 2, सब पे सीरीज लिमिट इनफाइनाइट से आएगी बेटा। देन हम बोल सकते हैं कि ये जो आ रहा है ये मेरे पास विजिबल रीजन में आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है 400 से 700 के आसपास जो बीच में आती चीजें वो विजिबल आती है। फिर क्या देखा जाए? फिर पार्शियन में 4 से 3, इनफाइनाइट से 3, ध्यान देना, पार्शियन यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन 3 होनी चाहिए, ब्रैकेट यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन 4 होनी चाहिए, फंड यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन 5 होनी चाहिए, और इनफाइनाइट से आएगी तो सीरीज लिमिट, जस्ट आगे से आएगी तो फर्स्ट लाइन। तो सर सेकंड लाइन क्या होगी जरा सोचो। अगर मैं बोलूं लाइमन की सेकंड लाइन, तो लाइमन मतलब फाइनल डेस्टिनेशन 2 होना चाहिए, फर्स्ट लाइन 3 से 2 होना चाहिए, तो सेकंड लाइन 4 से 2 होना चाहिए, थर्ड लाइन 5 से 2 होना चाहिए। क्या मैं सारी लाइंस को ऑब्जर्व कर पाऊंगा? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक तो शानदार सी चीज है, वो क्या है? वो ये है कि बेटा देखो इसमें ये जो है दिस इज लोएस्ट एनर्जी, इसलिए हाईएस्ट वेवलेंथ आ रहा है 121.4, लेकिन अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो इसमें जो लोएस्ट आ रहा है वो आ रहा है 364.3। क्या ये ओवरलैप कर पाएंगी? ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगी,
क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि ये 91 से 121 में सिमट कर रह गई और ये 364 से तो शुरू ही हो रही है, फिर ये 655 पर सिमट कर रह गई, ये 819 से शुरू हो रही है। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल या ये जो लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट, इनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, क्या ये आपस में फॉर अ सेम एटम क्या ये आपस में ओवरलैप कर पाएंगी? आप बोलेंगे नहीं करेंगे भैया, ओवरलैप सेम एटम के लिए तो नहीं कर पाएंगी। एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, सब ध्यान देना। प्यारा सा कॉन्सेप्ट ये कि जो हमारी लाइमन सीरीज का मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है, मिनिमम क्या होगा? 2 से 1। तो जो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की एनर्जी है बेटा, वो भी बामर सीरीज की सीरीज लिमिट की एनर्जी से ज्यादा होती है। यानी कि बामर की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो लाइमन की मिनिमम से भी कम है। लाइमन के परिवार का सबसे अमीर इंसान है वो, लेकिन ये जो उल्टा बोल दिया मैंने, जो बामर के परिवार का सबसे अमीर इंसान है वो लाइमन के परिवार के सबसे गरीब इंसान से भी गरीब है। क्या सोच पा रहे हैं? हाँ जी, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब क्या करते हैं? चलिए तो अब पढ़ते हैं हम लोग एटॉमिक रिकॉइल। अब ये क्या होता है भैया? देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा था कि हुआ क्या, एक हाइड्रोजन एटम था जो कि एक्साइटेड स्टेट में था, है ना? ऐसे कोई भी एटम हो सकता है, हम हाइड्रोजन की बातें कर रहे हैं, आपको हीलियम ले, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रखना है हमें। फिर क्या हुआ? फिर इस हाइड्रोजन एटम ने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करी, और जब ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आया तो इसने कुछ डेल्टा ई एनर्जी रिलीज करी होगी ना। यस, वही एनर्जी जो 3 से 2 की हो या 3 से 1 की हो या 4 से 3 की हो, जो भी एनर्जी का डिफरेंस रिलीज किया होगा। अब ये किस किस चीज में कन्वर्ट हुआ? देखो एक तो ये फोटोन के फॉर्म में निकला होगा ऐसे, है ना, और दूसरा ये कुछ पीछे की तरफ ऐसे v स्पीड से रिकॉइल किया होगा। मान लिया मास इज m, दिस इज हाइड्रोजन एटम। फिर क्या किया जाए? फिर मुझे दो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। पहला कि एक तो मैं बाहर से कहीं से भी कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, दैट मींस जो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा m into v, दैट विल बी इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा ऑफ फोटोन। क्या किया ये हमने किया कंजर्वेशन ऑफ कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। क्यों किया? क्योंकि यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। फिर क्या किया जाए? अब मैं बात करता हूं एनर्जी की, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर एनर्जी का लॉस कहां से होगा भाई? तो मैं इसको अगर वेवलेंथ लैम्डा मान लूं और एनर्जी का लॉस देखूं तो मुझे पता है कि भैया डेल्टा ई जो आया होगा वो आया होगा हाफ mv²। m मतलब ये जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मुझे दिख रहा है या जो भी एटम मुझे दिख रहा है, प्लस एनर्जी hc बाय लैम्डा। अब देख भाई ये तो लगभग नेग्लिजिबल ही हो गया, है ना, क्योंकि आप समझो ना, इनके मोमेंटम को अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, फोटोन है वो। और इस केस में मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास डेल्टा ई जो आ रहा है वो आ रहा है कितना? वो आ रहा है hc बाय लैम्डा। अब सर ये h बाय लैम्डा क्या है? h बाय लैम्डा mv के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज m इंटू v इंटू c बाय लैम्डा। दैट मीन्स v कितना? v मेरे पास आ जाएगा डेल्टा ई, अरे अरे पाप पाप पाप, लैम्डा कहां से आ गया? h बाय लैम्डा को ही तो हमने m इंटू v लिखा है, तो v कितना आ गया? वेलोसिटी तो मुझे निकालनी है, वो आ गया डेल्टा ई अपॉन mc। यानी कि जब भी मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, जब भी मैं रिकॉइल स्पीड निकालूंगा, मैं डेल्टा ई को निकाल के उसे mc से डिवाइड करूंगा और मेरे पास आ जाएगी रिकॉइल स्पीड। क्या सोच पा रहा हूं मैं? यस। फिर एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग देखना चाहता हूं, बहुत मजेदार चीज है, और उसका नाम है एटॉमिक कोलिजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्या बोलता है ये भाई? सबसे पहली चीज तो ये जो एटॉमिक कोलिजन है, जिस तरह से मैंने अभी मोमेंटम और एनर्जी को लिया था, एटॉमिक कोलिजन में आपको मैकेनिक्स का जो कोलिजन वाला पार्ट है उसको रिलेट करते हैं हम लोग एटम के बीच के डिफरेंसेस ऑफ एनर्जीज से। कैसे आइए जरा देखते हैं, बहुत मजे आने वाले हैं। और जैसे ही मैकेनिक्स मिलता है वैसे ही मजे तो आती है। हमें बोला गया कि भाई साहब एटॉमिक कोलिजन क्या होता है, तो मान लिया हमारे पास कोई तो आ रहा है, इसका मास m1 है, ठीक, ये न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ये कोई और एटम भी हो सकता है, नॉर्मली न्यूट्रॉन ही होता है ये, और ये किसी u स्पीड से आ रहा है अपनी, और आकर किसी दूसरे एटम से जाकर टकराएगा। दिस इज कोलिजन एट एटॉमिक लेवल। अब क्या होगा यहाँ पर? अब यहाँ पर बेटा अलग अलग टाइप के कोलिजन्स हो सकते हैं। हमने पढ़ा 3 तरह के कोलिजन्स होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। तो अगर यहां पर कुछ एनर्जी का लॉस हुआ और आपसे पूछेगा कि भाई साहब मैक्सिमम एनर्जी का लॉस कब होगा? सर आप मैक्सिमम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा मिनिमम तो 0 हो सकता है, तो 0 से कहां तक का लॉस होना चाहिए या होने की संभावना है वो मैं निकालना चाह रहा हूं। यानी कि मैंने बोला कि भाई साहब 0 से कहां तक? वहां तक जहां तक मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम लॉस में क्या होगा? मैक्सिमम लॉस में अगर मैं मैक्सिमम लॉस की बात किए देता हूं तो दैट विल बी कौन सा कोलिजन? परफेक्ट इनइलास्टिक। और उस केस में क्या होगा भैया? उस केस में मुझे दिखेगा कि ये जो दोनों एटम्स हैं ये कुछ एनर्जी लूज करते हुए ऐसे m1 m2 मास साथ साथ में किसी स्पीड से जा रहे होंगे। दैट स्पीड विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, ये मुझे दिखने वाला है। फिर सर क्या किया जाए? बेटा होता क्या है
कि यहां पर अगर परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो गया तो कुछ एनर्जी का लॉस हो गया। मान लिया दैट एनर्जी लॉस इज डेल्टा ई, ठीक, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अगर नॉर्मल रिजिड बॉडीज की बात करें तो वहां पर तो हम लोग ऐसे लॉस देखते नहीं है। अगर मैं नॉर्मल कोलिजन की बात करूं तो वहां हम लोग बोलते हैं कि वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कुछ लॉस चला जाता है, इसलिए वहां पर इनइलास्टिक कोलिजन होने की संभावना है, डिफॉर्मेशन रहता है वहां पर। भैया एटम को डिफॉर्म कैसे करोगे? एटम को डिफॉर्म करना तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब एटम में अगर आप लॉस देखोगे तो वो कहां होगा? जरा सोचो, एनर्जी कहां जाएगी? एनर्जी जाएगी एटम के इलेक्ट्रॉन्स उसे एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन पर अगर लॉस कराना है आपको तो कम से कम एनर्जी कितनी चाहिएगी? जो 1 से 2 पर ले जाए, यानी कि 10.2। तो अगर ये लॉस वाली एनर्जी 10.2 या उससे ज्यादा है तो इनइलास्टिक कोलिजन या परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है। लेकिन अगर लॉस वाली एनर्जी 10.2 से कम आ रही है तो क्या जीवन में कभी इनइलास्टिक कोलिजन हो पाएगा? नहीं। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब, इफ this delta E of loss is greater than or equal to delta E of transition, अगर ऐसा होगा then only, सिर्फ तभी कौन सा कोलिजन हो सकता है? मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब सिर्फ तभी inelastic collision is possible, inelastic collision is possible, पॉसिबल ही तब होगा जब ऐसी कंडीशन होगी। अदरवाइज अगर सोचो ट्रांजिशन एनर्जी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है लॉस, तो फिर आप बोलिए उसको कि लॉस हो ही मत। भाई साहब अगर होना है तो इससे ज्यादा हो वरना ना हो। ये होता है एटॉमिक कोलिजन का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आइए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके क्वेश्चंस में देखते हैं और मुझे आशा है कि आपको जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में बढ़िया से समझ में आएंगी। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल बेटा अभी 2021 में जेईई में आया हुआ है। ये बोल रहा है कि इस तरह से कुछ मुझे लाइंस दिख रही हैं और ए बी सी डी ई ऐसे अलग अलग लाइंस मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर ए बी और सी रिस्पेक्टिवली कौन है वो मुझे बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, बस ऑब्जर्वेशन बेसिस का है कि ए कौन है। ए वो है जिसका फाइनल डेस्टिनेशन 1 है, यानी कि लाइमन। तो ए लाइमन है। अब लाइमन का कौन है भैया? लाइमन का वो है जो बिल्कुल दूर से आ रहा है। तो दूर से कौन आता है? सीरीज लिमिट, यानी कि ए है सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, है ना? यस। फिर अगला कौन पूछा है हमसे? बी। बी कौन है? बी का फाइनल डेस्टिनेशन 2 है। तो बेटा बी का अगर फाइनल डेस्टिनेशन 2 है तो इसका मतलब कौन सी लाइन है? वो बामर है। और बामर की कौन सी है? क्या 3 से 2 आ रही है? नहीं, तो फर्स्ट लाइन नहीं है। क्या 4 से 2 आ रही है? नहीं, सेकंड लाइन भी नहीं है। क्या 5 से 2 आ रही है? यस, तो इट इज थर्ड लाइन ऑफ बामर। क्या मुझे ऑब्जर्व करना आ रहा है? यस। जरा बताओ सी कौन है? अब अगर मैं सी की बात करूं तो सी बेटा मुझे दिख रहा है ये वाला। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? 3। अगर फाइनल डेस्टिनेशन 3 है इसका मतलब लाइमन नहीं, बामर नहीं, पाश्चन होगा। और 3 से कहां से आ रही है? 5 से 3 आ रहा है बेटा। अगर 4 से 3 आता तो कौन होता? फर्स्ट लाइन। 5 से 3 यानी कि सेकंड लाइन। सेकंड लाइन किसकी? लाइमन, बामर, पाश्चन की। तो भाई साहब दिस इज सेकंड लाइन ऑफ पाश्चन। क्या मुझे लाइंस को ऑब्जर्व करना आया? तो जरा मुझे बताओ कौन सा आंसर? हाँ जी, ए इज सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन। फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन हटाओ इसे। आयनाइजेशन ये कहां से आ गया? हटाओ इसे। द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, यस। सेकंड मेंबर ऑफ बामर, ना थर्ड मेंबर है भैया। सीरीज ऑफ लाइमन, थर्ड ऑफ बामर एंड सेकंड मेंबर ऑफ पाश्चन। एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। सोच पा रहे हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल बोल रहा है कि भाई साहब रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ n इक्वल्स टू 2 to 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन हीलियम प्लस आयन। अब 1 and 2 स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन्स पर अगर गया वो, द पॉसिबल ट्रांजिशन ऑफ हीलियम आयन एज दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन इज। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन, मतलब मेरा फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां पर ना आपको बेसिक ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज करना पड़ता है। क्यों? जरा मैं बताता हूं। आओ देखो, अगर मैं फॉर हाइड्रोजन बात करूं बेटा, तो हाइड्रोजन के लिए मैं बोल सकता हूं कि जो डेल्टा ई है दैट इज 13.6 z, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास एनर्जी डिफरेंस। अगर मैं हीलियम की बात करूं, फॉर हीलियम ध्यान देना, जादू सा होने वाला है। डेल्टा ई डैश जो आएगा वो आ जाएगा 13.6, n की जगह कितना? 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, n1 डैश लिख देता हूं इसको मैं, का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n2 डैश का भी स्क्वायर। अब बेटा ध्यान दो, अगर मैं बोलता हूं कि ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोलना चाहा है कि 2 से 1 जो आया वही पॉसिबल ट्रांजिशन करा रहा है, तो अगर ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर है बेटा कब होगी? जरा समझना।
13.6 13.6 एक जैसे हटाओ इसे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। तो अगर ऊपर 2 का स्क्वायर है तो नीचे भी इनमें क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर आ जाए, जो कि कॉमन निकल जाए और कैंसिल हो जाए। यानी कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो n1 हो वो n1 डैश जो है ना, n1 डैश उस n1 का यहां पर डबल हो। अगर n1 डैश n1 का डबल होगा, हाइड्रोजन के n1 का हीलियम का n1 डैश अगर डबल होता है तो बेटा यहां पर 2 टाइम्स ऑफ n1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 2 से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहां पर और हमें एग्जैक्ट सेम वैल्यूज मिल जाएगी। यानी कि इफ डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा ई डैश, अगर ऐसा होता है देन मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं यहां पर कि n1 डैश ऑफ हीलियम will be equals to 2 times of n1 of hydrogen and n2 dash of helium will be equals to 2 times of n2 of hydrogen। क्या मैं सोच पा रहा हूं सर, अगर लिथियम होता तो लिथियम में यहां पर 3 का स्क्वायर होता, 3 का स्क्वायर होता यानी कि जो मैं 2 लिख रहा हूं वहां पर 3 लिखता। तो अगर मैं जनरलाइज करूं फॉर अ जनरल एटम है ना, फॉर अगर मैं बोलूं कि फॉर अ जनरल एटम, किसी भी रैंडम एटम की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि अगर एटम है जिसका एटॉमिक नंबर अगर z है, दैट मींस n1 डैश जो होना चाहिए वो होना चाहिए z टाइम्स ऑफ n1, और वैसे ही अगर n2 डैश की बात करूंगा मैं तो वो होना चाहिए z टाइम्स ऑफ n2। अरे बोल भाई, हो पाएगा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं बोलूंगा कि भैया देखो, इन लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू अ लेवल बाय अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा व्हेन द आयन गेट्स डीएक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट इन ऑल पॉसिबल वेज। ओ भाई सब कुछ इंटरमीडिएट भी काउंट कर लो तो टोटल 6 आ रही है। इस केस में हमें बोला गया कि वैल्यू ऑफ लैम्डा कितनी होगी। अब जरा देखो, मैंने बोला कि भैया लिथियम प्लस प्लस में टोटल कितनी, टोटल 6 आ रही है। 6 कैसे आ सकती हैं जरा सोचो भाई, 2 से 1 एक हो गई, अगर 3 से आ रही होती तो 3 से 2, 2 से 1 और 3 से 1 3 हो गई। यानी कि कहां से आ रही होगी, एक एक्स्ट्रा देख लो। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, NC2 कर सकते हैं हम लोग, है ना, आप मैथ्स में पढ़ते भी है ऐसा। लेकिन फिर भी अगर मैं n इक्वल्स टू 4 से बात करूं, n इक्वल्स टू 4 से 3 2 1 को ऑब्जर्व करूं अगर मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भैया देखो 1 2 3, फिर कौन 4 5 और यस। अगर 4 से देखूंगा मैं तो सारे एनर्जी लेवल्स को काउंट करते हुए 6 स्पेक्ट्रल लेंस दिख रही है मुझे यहां पर। यानी कि 3 लाइमर में आ रही देखो दो, और 2 बामर में आ रही है और 1 पाश्चन में आ रही है ना। इसका मतलब जो ट्रांजिशन हुआ होगा वो कहां से हुआ होगा, वो हुआ होगा 1 से 4। यानी कि मुझे वो लैम्डा निकालना है जो कि 1 से 4 के ट्रांजिशन को सपोर्ट कर रहा हो। यानी कि लिथियम के लिए ध्यान देना, फॉर Z इक्वल्स टू 3 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो मैं बोल सकता हूं कि जो डेल्टा ई होगा 13.6 Z स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, है ना। और हम ये लैम्डा निकालना चाहते हैं वो भी नैनोमीटर में, तो HC क्या लूंगा मैं, मुझे पता है कि जो HC की वैल्यू होती है भैया वो होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, है ना। यस, और ये वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो लैम्डा आ जाएगा यहां पर, अच्छा देखो ये कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 13.6 इंटू 9 इंटू ये आ जाएगा 15/16 इक्वल्स टू 1240 बाय लैम्डा। यानी कि लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा मेरे पास में 16 इंटू 1240 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 9 इंटू 15। बेटा ये आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर मुझे लगता है क्या 10.8 के करीब आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c स्क्वायर, वो स्पीड ऑफ लाइट को इंडिकेट कर रहा है, collides with a hydrogen atom at rest. Soon after the collision, the particle comes to rest and the atom recoils and goes to its first excited state, the initial kinetic energy of the particle. देखो भैया काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बोल क्या रहा है ये कि एक मास, पार्टिकल ऑफ मास कुछ है, मान लेते हैं कि ये जो मास है ये स्मॉल m है ना, और ये जाके हाइड्रोजन से टकरा रहा है। देखो हाइड्रोजन बड़ा बनाया मैंने, क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा दिया हुआ मुझे, गीगा में दिया हुआ, ये नीचे दिया हुआ है। फिर क्या हुआ, टकराने के बाद में शुरुआत में तो हमारे इस स्मॉल m के पास में एक स्पीड थी, है ना, मान लेते हैं कुछ स्पीड ये होगी। टकराने के बाद क्या हुआ, स्मॉल m तो आ गया रेस्ट पर। शुरुआत में हाइड्रोजन, ये कैपिटल M रेस्ट पर था हाइड्रोजन, और कैपिटल M जो था देखो एक तो वो एक्साइट हो गया और साथ ही उसके पास आ गई कुछ वेलोसिटी v। ये दो चीजें हो रही है हमारे साथ में। तो दो चीजें कर सकता हूं मैं, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन और एक मोमेंटम। बेसिक से जा रहा हूं मैं, क्या क्या कर सकता हूं मैं,
एक तो एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कैसे कि भैया mu जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू V, है ना। तो जो V आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास कैपिटल M स्मॉल m अपन कैपिटल M इंटू U। ये मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन आई जो मैंने ऐसे यहां पर रख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं कि जितनी हाफ mu स्क्वायर होगी दैट विल डिवाइड इनटू हाफ कैपिटल M इंटू V स्क्वायर प्लस डेल्टा E, जो ट्रांजिशन एनर्जी होगी वो। अब बेटा मुझे तो ये निकालना है, ये निकालने के लिए क्या करूं मैं मुझे V नहीं पता और मैं V निकालना भी नहीं चाहता, इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये जरा देखते हैं। तो हाफ स्मॉल m इंटू यू स्क्वायर, इसे इधर लेके आ रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन m इंटू यू, यानी कि हाफ कैपिटल M इंटू स्मॉल m का स्क्वायर u का स्क्वायर अपॉन कैपिटल M का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा E। अब क्या किया जाए भैया, जल्दी बताओ। मुझे कैपिटल M से कैपिटल M को काटने का मन कर रहा है, काट दिया। मुझे हाफ m u स्क्वायर कॉमन लेने का मन कर रहा है क्योंकि वो तो सीधी सी बात दिख रही है मुझे, इजीली आ जाएगा, है ना। और क्या करना चाहिए मुझे, पहले तो कॉमन लेते हैं। तो मेरे पास आया हाफ स्मॉल m u स्क्वायर, मैंने कॉमन लिया, जो मुझे निकालना भी है। अंदर मेरे पास क्या बचा, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो 1 माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M विल बी इक्वल टू कितना, ध्यान देना, विल बी इक्वल टू डेल्टा E, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि हाफ, ये तो मुझे निकालना है, इसको तो मैं सीधे लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी, दिस आई नीड टू कैलकुलेट 1 माइनस बेटा स्मॉल m, शुरुआत का मास कितना 200 मेगा, तो 200 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय कैपिटल M 1, है ना। अरे कहां गया, आगे आ गया मैं तो, 1 गीगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 9। और ये डेल्टा E क्या है यहाँ पर, डेल्टा E में एक्साइटेशन कहां से कहां हो रहा है जरा देखो, एटम रिकॉइल्स एंड गोज टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। भैया पहली एक्साइटेड स्टेट में गया है वो, कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है। पहली एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि एनर्जी कितनी आएगी 10.2, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। मजे की बात है कि ये सारी चीजें भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ रही है अभी, आप चिंता ना करिए। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग को निकालना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है हमें। अब क्या किया जाए, अब इसे थोड़ा सॉल्व किया जाए। 6 यहाँ पावर बच जाएगी 3, तो बेटा 200 अपन 1000 है, अगर 200 अपन 1000 है तो 2 0 से 2 0 2/10, यानी कि 1/5 है ये। अगर ये 1/5 है तो 1 माइनस 1/5 कितना आ जाएगा बेटा 4/5। तो काइनेटिक एनर्जी इंटू 4/5 विल बी इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालूंगा, है ना। ये लिख लेता हूं चलो मन की तसल्ली के लिए। और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गई बेटा 5 इंटू 10.2 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, n/4 में n की वैल्यू। तो बेटा ये जो ऊपर आने वाला है यही तो मुझे निकालना है। और जरा बताओ ऊपर कितना आएगा भैया, 10 इंटू 5 यहां तो आ जाएगा 50, और ये 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास आ रहा है 51/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो मेरे पास n की वैल्यू पूछी गई है कितनी 51, सोच पा रहे हैं क्या। तो ये हमने एटॉमिक रिकॉइल को साथ में मिलाते हुए क्वेश्चन करने की कोशिश करी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाते हैं। अब मुझे क्या बोला गया है कि एक हीलियम प्लस आयन है, रेस्ट पर है, ग्राउंड स्टेट में है, न्यूट्रॉन विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K कोलाइड्स हेड ऑन विद द हीलियम प्लस आयन, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ K सो दैट देयर कैन बी एन इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीस टू पार्टिकल्स। देखो भैया स्टार्टिंग से समझ रहे हैं, बड़ी आसानी से करेंगे। जानबूझ के मैंने हीलियम दिया है क्योंकि हाइड्रोजन अगर होता तो वो बहुत से लोग रट के बैठ जाते हैं, मैं नहीं चाहती कि आप उसे रटे। आप बिल्कुल बेसिक से समझें कि एक हीलियम आयन है, रेस्ट पर है, ये हीलियम प्लस रेस्ट पर बैठा हुआ है, और न्यूट्रॉन आकर इस पर टकरा रहा है, मान लिया किसी स्पीड u से, है ना। तो बेटा मैंने मान लिया कि न्यूट्रॉन का मास m और हीलियम प्लस का मास 4m। जब टकराएगा और मुझे पता है कि अगर मुझे इनलास्टिक कोलिजन देखना है तो मैं तो मैक्सिमम लॉस की बात पहले करूंगा। तो मैं मैक्सिमम लॉस में क्या देखता हूं कि दोनों अंत में साथ साथ कितना मास, ये और ये मिलके m और 4m 5m मास किसी स्पीड से जा रहे होंगे। कितनी स्पीड से जा रहे होंगे, आओ कर दो भैया, क्या कर दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, mu विल बी इक्वल्स टू 5m इंटू v। तो v मेरे पास आ रहा है u/5, है ना। यानी कि फाइनल जो वेलोसिटी दिख रही मुझे वो दिख रही है u/5। अब क्या किया जाए, अब निकाला जाए लॉस ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी का लॉस, काइनेटिक का, क्योंकि वही तो किसी और एनर्जी में जाएगा। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी देखी हमने, लॉस डेल्टा E जो देखा हमने, वो देखा भैया इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि लॉस तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होता है, -1/2 हाफ
इंटू 5m इंटू यू स्क्वायर बाय 25। बोल भैया, 5 से 5 गया और मेरे पास कितना आया? मेरे पास आ रहा है हाफ एम यू स्क्वायर, तो कॉमन। लो भैया, और क्या आया? और मेरे पास आया यहां पर 1 माइनस यहां पर 1/5। तो मेरे पास आ रहा है बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो जिसको बोला गया हमारे पास के दिया है ना, इनिशियल के है, तो दिस इज कमिंग 4k/5। तो जो मेरे पास लॉस आ रहा है वो लॉस आ रहा है 4k/5, यानी कि 4k/5 का लॉस कम से कम यहां पर एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिथियम के लिए या हीलियम के लिए, मैंने हीलियम देखा है, तो फॉर हीलियम अगर बात की जाए कि हीलियम में क्या होगा भैया, हीलियम में क्या होगा? हीलियम में मुझे समझ में आ रहा है कि फॉर हीलियम प्लस अगर मैं 1 से 2 का देखूंगा तो मिनिमम लॉस आएगा। वो कितना आ रहा है मेरे पास? डेल्टा जरा देखो, वो आ रहा है मेरे पास 13.6 z का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 4। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13.6 इंटू 4 इंटू 3/4 यानी कि 4 से 4 कैंसिल, और मेरे पास आ रहा है कितना जरा देखो 8 यहां पर और 40.8। तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो लॉस है वो मुझे दिखने की संभावना है। अब क्या किया जाए? 40.8 का लॉस कैसे दिखेगा, कैसे होगा ये? जरा सोचना कि मुझे जो मैक्सिमम लॉस दिख पा रहा है वो दिख पा रहा है 4k/5, है ना? तो 4k/5 अगर मेरा मैक्सिमम लॉस है तो दिस 4k/5 विल बी इक्वल टू 40.8 अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा तो। दैट मीन्स मिनिमम के लिए दिस 4k/5 विल बी इक्वल टू 40.8। तो क्या किया जाए? 4 से कैंसिल, ये आ गया 10.2। अगर मैं k की बात करूं तो आ जाएगा 5 इंटू 10.2 यानी कि 0 और 1 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो भैया, है ना? दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अगर मैं लॉस की बात करूं तो मुझे लॉस जो मिल रहा है, लॉस वो मिल रहा है मुझे एक सेड की तरह 0 से लेकर 4k/5 तक, जहां पर ये जो 4k/5 है इसकी वैल्यू मैंने निकाली, वो तब आ सकती है जब मेरे पास k की वैल्यू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो। तो बेटा अगर k की वैल्यू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, अब जरा सोचो, अगर k की वैल्यू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो 4k/5 की वैल्यू वो जो मिनिमम एनर्जी है 40.8 उससे कम होगी। अगर 40.8 से भी कम है तो इसका मतलब लॉस तो ही नहीं पाएगा, और अगर जहां लॉस नहीं हो पाया वहां पर कोलिजन कौन सा? इलास्टिक। क्या सोच पा रहा हूं मैं? हाँ जी। फिर अगला सोचो, अगले में k की वैल्यू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अगर k की वैल्यू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हुई इसका मतलब जस्ट लॉस, और वो मैक्सिमम लॉस है, इसका मतलब परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होगा, है ना? लेकिन क्या परफेक्ट इनइलास्टिक के साथ में अगर उसका मन करके कि नहीं नहीं सर मुझे तो ना 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लॉस कराना ही नहीं है, ध्यान देना, एनर्जी सफिशिएंट है लॉस के लिए, लेकिन उसका अगर मन नहीं हुआ तो लॉस कराने का, उस केस में इलास्टिक कोलिजन तो पॉसिबल है ही ना। तो इनइलास्टिक हो सकता है लेकिन इलास्टिक नहीं होगा ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, इट कैन बी। फिर अगला कि भैया के की वैल्यू अगर 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे? उस केस में लॉस तो पक्का पॉसिबल है, लेकिन जितना लॉस चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी हमारे पास, तो हो सकता है कि वो कुछ एनर्जी का पार्ट लॉस में आ ही ना, कंसीडर ही ना हो। 40.8 चाहिए था, मैंने 40 में लाके रख दिया, 0.2 तो फिर भी बच गया ना। दैट मींस मैक्सिमम लॉस जितना हो सकता था 41 जो जरूर सफिशिएंट था हमारे पास बैलेंस, उसका पूरा लॉस नहीं हुआ। जहां पर पूरा मैक्सिमम लॉस नहीं होता उसको मैं बोलता हूं पार्शियल इनइलास्टिक, है ना? तो ये हो जाएगा मेरे पास पार्शियल इनइलास्टिक। लेकिन सर अगर वहां पर भी लॉस करने का मन नहीं हुआ तो उसको मैं बोलूंगा कि इलास्टिक हो जाएगा। क्या सोच पा रहा हूं मैं? इस तरह से मैं कोलिजन्स को समझूंगा। तो आशा है कि आपको सारे जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे और जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो सारे समझ में आ रहे होंगे, और आप लोग जितने क्वेश्चंस जेईई में आए हुए हैं वो सारे के सारे देखें। ऑल द बेस्ट।